नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता। जी हाँ, देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको अखबार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और ये हमारा बुलेटिन इन्फॉर्मेशन से भरपूर, जिसमें हर वो खबर होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। दरअसल एक बुजुर्ग की बाढ़ से जान बचाई गई, रेस्क्यू किया गया और जिस इंसान ने उनकी जान बचाई है, उनका रेस्क्यू किया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है। जी हाँ, जिस शख्स ने बाढ़ में फंसे इस बुजुर्ग की जान बचाई है, दरअसल वो रील नहीं रियल लाइफ का सिंघम है और इसलिए उसकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात का आणंद भारी बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहा है। इस दौरान कई जिंदगियां भी इस बाढ़ में फंसी हैं, जिससे बचाने की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं। बाढ़ में फंसे एक बुजुर्ग के लाइव रेस्क्यू की ये तस्वीर आणंद के गंभीरा इलाके की है। सामने दिख रहा इस मंदिर में बुजुर्ग बाढ़ में फंसा हुआ था। जब इसकी खबर आंक लाओ पुलिस थाने में तैनात PSI MR वाणा को लगी तो वो तुरंत बुजुर्ग के रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। SI वाणा ने खुद की परवाह किए बगैर लोगों की मदद से रस्सी लेकर पहले मंदिर तक पहुंचे, फिर वहां से बुजुर्ग को अपने साथ बहते पानी में रेस्क्यू करते हुए बाहर निकले। इस दौरान पानी का बहाव भी काफी तेज था। अगर जरा सी भी चूक होती तो बुजुर्ग पानी के तेज बहाव में भी बह जाते, लेकिन SI वाणा ने जरा सी भी चूक किए बगैर बुजुर्ग को तेज बहाव को मात देते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। जब बुजुर्ग सकुशल बाढ़ से बाहर निकल आए तब जाकर SI वाणा ने चैन की सांस ली। उनके इस बहादुरी को देखकर स्थानीय लोग भी उनके कायल हो गए और उन्हें रियल लाइफ का सिंघम कहने लगे। पुलिस का ये रेस्क्यू ऑपरेशन सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और चलिए अब बात करेंगे गुजरात के भरूच शहर की, जहां बाढ़ के पानी ने तांडव मचा रखा है। दरअसल नर्मदा डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कई कॉलोनियां बताई जा रही हैं भरूच में जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों की कमर तक पानी घुस चुका है और साथ ही गाड़ियां डूब चुकी हैं, कई 22 किलोमीटर तक बह गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरे हालात। गुजरात का भरूच शहर पानी में डूबा डूबा नजर आ रहा है। हालात तब भयावह हो गए जब नर्मदा डैम से 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद भरूच शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। सरदार सरोवर बांध से 18 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जब छोड़ा गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह परिस्थिति होगी। आप इधर देखें, पूरा पानी भरा हुआ है। अंदर जाना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन ने मना किया, गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। नर्मदा डैम से छोड़े गए पानी के बाद भरूच शहर की कॉलोनियों में हालात इस कदर भयावह हो गए कि कई बाइक बहकर कई किलोमीटर दूर पहुंच गई। अगर आप देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा आएगा, कम से कम कई टू व्हीलर्स तो बह के यहाँ पे आ गए हैं। लोग बता रहे हैं कि बह बह करके 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से टू व्हीलर्स यहाँ पे आ गए हैं। और कई लोग अपने शहरों में अपने घरों के बाहर जब निकले और पानी जब थोड़ा उतरना चालू हुआ तो उनको अपने टू व्हीलर्स ही नहीं मिले। वे ढूंढ रहे थे उनकी गाड़ियां आखिर हैं कहाँ। भरूच शहर की कॉलोनियां इस वक्त नदी में तब्दील हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि लोग घरों में बंद कर रह गए हैं। हालात से निपटने के लिए NDRF की टीम को राहत बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। फूड पैकेट्स लेकर के जा रहे हैं। मतलब ये एक अपने आप में एक अद्भुत और अचरज वाली बात है कि इतना पानी भरा हुआ है कि यहाँ फूड पैकेट्स का वितरण करने के लिए टीम यहाँ मुस्तैद पूरी तरह से निकल रही है और लगातार इनकी कोशिश है कि पानी के अंदर जो फंसे लोग हैं उन तक, ये देखिए फूड पैकेट्स यहाँ पे है बहुत सारे और धीरे धीरे करते ये फूड पैकेट्स हैं और ये सभी फूड पैकेट्स वो आगे जितने लोग फंसे हैं उनको दिए जाने की कवायद यहाँ से शुरू होगी। भरूच के दीवा रोड पर स्थित कॉलोनियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर से
से अगली खबर है जिसने भी देखा बिहार पुलिस को शर्मसार कर दिया है। जी हां, 2 पुलिसकर्मियों ने बीच सड़क पर कुछ ऐसा किया जब उनकी हरकत वायरल हुई, हर कोई देखकर दंग रह गया। जी हाँ, जब ये वीडियो सामने आया तो आखिरकार बिहार पुलिस को शर्मसार क्यों होना पड़ रहा है, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए। पहले आप इन 2 पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर चल रही फाइट को देखिए। अब इसका तारुफ भी जान लीजिए। ये है बिहार सरकार की पुलिस, जिला है नालंदा। नालंदा की सड़क पर तमाशा उस वक्त लग गया जब डायल 112 गाड़ी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई होने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हाथ आजमाया। इतने से भी मन नहीं भरा तो एक पुलिसकर्मी गाड़ी से डंडा लेकर आया, फिर डंडे से मारपीट की। ये सब होता रहा जनता की मौजूदगी में। दोनों पुलिसकर्मी किसी पैसे के लेन देन पर लड़ रहे थे और तमाशा जनता देख रही थी। काफी देर तक सड़क पर दोनों की फाइट होती रही। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों डंडा पकड़े हुए थे। इतने में जब दूसरे वाले को डंडा हाथ में मिला तो उसने मौका छोड़ा नहीं और डंडे से उसे दे मारा। पब्लिक के बीच से भी आवाज आती रही कि छोड़ दो नहीं तो दोनों सस्पेंड हो जाओगी। दोनों सस्पेंड हो जाएगा, काहे लड़ाई कर रहा है? वहीं वीडियो बनाने वाले भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे और बिहार सरकार की पुलिस की यह तस्वीर लोगों के सामने लाने में जुटे थे। यह है बिहार सरकार के बिहार पुलिस जो जनता का सुरक्षा क्या करेंगे, खुद अपने में अपने ये लोग मारामारी। सड़क पर मौत कैसे रॉन्ग साइड से आती है और कैसे लोगों को अपना शिकार बनाती है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। जहाँ दिखाएंगे आपको कि कैसे एलिवेटेड रोड पर एक ट्रक 8 किलोमीटर तक दौड़ती चली जाती है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं। सड़क पर फर्राटे से दौड़ता ट्रक मौत को दावत दे रहा है। ये देखो भाई साहब, सड़क पे नंगा नाच मौत का। रॉन्ग साइड में ट्रक जा रहा है एलिवेटेड रोड पे। 8 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में रफ्तार, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई सरेआम धज्जियां। कैसे इसको दौड़ा के ले जा रहा है। न कोई रोकने वाला, न कोई कहने सुनने वाला। लेकिन सड़क पर ये मौत दौड़ रही है, वो भी पूरी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही है। ये गाजियाबाद से गुजर रहा एलिवेटेड रोड है जिस पर इंदिरापुरम के वसुंधरा से एक ट्रक चढ़ा और रफ्तार से बातें करने लगा। इस दौरान हाईवे पर सामने से कई गाड़ियां भी गुजरती नजर आईं। हाल ही में इसी एलिवेटेड रोड से हादसों की तस्वीरें सामने आई थीं। 8 किलोमीटर के दायरे तक इस ट्रक चालक को रोकने वाला कोई पुलिसकर्मी नहीं मिला। हालांकि एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वायरल है। ये देखो, ये नंबर दे दिया मैंने इसको। और मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पर हॉस्टल में रह रहे 100 बच्चे फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। दरअसल इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन किस तरीके से ये बच्चे बीमार पड़े, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। हाथों में बच्चों को लेकर दौड़ते लोग, हाथ में लगी ड्रिप और बच्चों को अस्पताल ले जाते लोग, और अस्पताल के बाहर ये जमावड़ा। तस्वीरें जबलपुर से सामने आई हैं। रामपुर छापर के एकलव्य आवासीय छात्रावास में फूड पॉइजनिंग से 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। कटहल की सब्जी खाने के बाद छात्र उल्टियां करने लगे। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया। बच्चों ने पेट दर्द और वॉमिटिंग की शिकायत की। वार्डन ने तुरंत प्रशासन को सतर्क कर दिया, खबर कर दी। एसी ट्राइबल साहब ने चिकित्सा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को खबर की। 108 एम्बुलेंस भेजकर हमने बच्चों को वहां से निकालकर कुछ प्राइवेट अस्पताल और अधिकतर बच्चों को मेडिकल और विक्टोरिया में भर्ती किया है।
वहीं मामला सामने आने के बाद अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन मामले को लेकर लीपापोती की कोशिशों में लगा हुआ है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के कटनी से लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ सलमान खान नाम के युवक ने, जो कि आरोपी है, उसने खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसाया। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद सारी जानकारी सामने आई कि लड़का जो है वो मुस्लिम था। जी हाँ, इस लड़की को पहले इस बात में जानकारी नहीं थी कि लड़का आखिर किस धर्म का है, और उसके बाद गर्भपात का दबाव उस लड़के ने लगातार बनाया और कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला आप देखिए इस रिपोर्ट। ये तस्वीरें कटनी के सलीमनाबाद थाने की हैं, जहां जन्म लेने से पहले ही एक बच्चा काल के गाल में समा गया। दरअसल उसकी जिंदगी रेप और धर्म की बलि चढ़ गई। आरोप है कि एक हिंदू युवती को एक लड़के ने अपने प्यार के जाल में फंसाया। लड़के ने अपना मजहब छुपाया और उसके साथ रेप किया। लड़की इस वारदात की वजह से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन अब उसका गर्भपात हो गया है। मैंने जाके बताया दो एक आदमियों से, कहाँ इसको थाने ले गया, कुमारी लड़की को बच्चा कैसा हो गया। तो बताने लगी मेरे साथ, मैं शर्म के मारी नहीं बताई, मेरे को सलमान कुशवाहा नाम बता के किया गया गलत, और कि शादी करेंगे नहीं करोगे मैं मार डालेंगे, काट डालेंगे, तेरे पूरे परिवार को साफ कर देंगे। आरोपी का नाम सलमान खान है, जबकि आरोप है कि उसने लड़की से उसने खुद का नाम सलमान कुशवाहा बताया था, और आरोप के मुताबिक डरा धमकाकर उसने लड़की के साथ लगातार रेप किया और लड़की शर्म की वजह से किसी को अपनी बात नहीं बता पाई। अब जब गर्भपात की नौबत आई है, तब पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा है और केस दर्ज कराया है। पीड़िता के बताए अनुसार जो उसमें विधि संगत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जांच में लिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि आरोपी सलमान खान ने ही लड़की का गर्भपात कराया है। इस बाबत सलीमनाबाद के सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पुलिस ने दफा 376, 506 और 34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और बात जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की करते हैं, जहां पर आज भी 7वें दिन भी लगातार मुठभेड़ जारी है आतंकवादियों के साथ। हमारी सुरक्षा बल लगातार डट के सामना कर रही है और साथ ही पूरे इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी हाँ, इस दौरान एक अधजला शव जो है वो मिला है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये शव जो है उजैर खान का हो सकता है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारे जवान क्या कुछ करेंगे, क्या वो तरीका अपनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में चल रही मुठभेड़ का आज 7वां दिन है। कोकरनाग के गडुल जंगलों में जारी ऑपरेशन में अब तक 5 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। यहाँ से एक जला हुआ शव भी बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि यह शव आतंकी उजैर खान का हो सकता है। ऐसे में अब आतंकी उजैर खान के परिवार के सदस्यों के DNA सैंपल से इसकी पड़ताल की जाएगी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा TRF ने ली थी। बताया जा रहा है कि इस हमले में 10 लाख के इनामी आतंकी उजैर का हाथ है। उजैर खान स्थानीय आतंकवादी है जो कोकरनाग के नौगम गांव का रहने वाला है और पिछले साल जून के महीने में वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। इधर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन का दायरा अब आसपास के गांव तक बढ़ा दिया है। चिन्हित ठिकानों पर मोर्टार और अन्य हथियारों के जरिए विस्फोट किए जा रहे हैं। खबर है कि सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति के बाद पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ आतंकी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। इधर सुरक्षा बल घने जंगल में छिपे दहशतगर्दों की निगरानी के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर रहे हैं। उधर अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या अब 4 हो गई है। 13 सितंबर से लापता सिपाही प्रदीप सिंह का शव मिल गया है। एक ट्वीट के जरिए बताया गया है कि सर्च अभियान के दौरान कल प्रदीप सिंह का शव मिला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन देख रहे हैं आप, और बात आज गणपति की करेंगे क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है। दीपिका, दर्शकों को भी गणपति की बधाई, आपको भी गणपति की बधाई। और पूरे देश में जिस तरीके से हम उत्साहित हैं, पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे जो है वो गूंज रहे हैं। बिल्कुल, न सिर्फ पंडालों पर बल्कि लोग अपने घर पर भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 60 किलो की सोने से ज्यादा की मूर्ति मुंबई में किसने स्थापित की है और कैसा मंजर है वहां का, देखिए इस रिपोर्ट में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, देश भर में यही जयकारे लग रहे हैं। मुंबई से लेकर पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु तक पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया की गूंज है।
भक्तों में गजब का उल्लास है। हर तरफ उत्सव जैसा माहौल है। पंडालों को भव्य तरीके से सजाया गया है। लोग बप्पा की भक्ति में सराबोर दिख रहे हैं। आज से 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। घर घर मंगल मूर्ति पधार रही हैं। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पर गणेश उत्सव की धूम रहती है। मुंबई में लाल बाग के राजा का दरबार सज गया है। तस्वीरें देखिए। 2 दिन पहले किस तरह लाल बाग के राजा की पहली झलक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने जयकारा लगाकर लाल बाग का स्वागत किया। आइए अब आपको मुंबई के सबसे अमीर गणपति बप्पा के दर्शन कराते हैं। ये है मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल के महागणपति, जो इस बार 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजे हैं। पंडाल में बप्पा की मूर्ति 15 फीट की है और इसका 360 करोड़ 40 लाख का बीमा कराया गया है। पंडाल में हर दिन 40,000 भक्तों के खाने की व्यवस्था की गई है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे कि श्री गणेश के पैरों के पास जो मूषक हैं वो चांदी के आपको नजर आ रहे हैं, जो उनकी सवारी है, तो वहीं सिंह की जो सवारी है उनके सिंहासन पर वो पूरे सोने की है। और अब यहीं से बिल्कुल उनके तेजस्वी चेहरे की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि शंख जो है वो स्वर्ण का है, हाथों में मोदक सोने का है, गले में जो मालाएं हैं वो सोने की हैं और साथ ही साथ ओम का निशान लगाया गया है। जो भव्य मुकुट है वो सोने का है और सिंहासन के आगे का जो तर्ज है वो भी स्वर्ण से बना हुआ है। गणेश उत्सव को लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में गजब का उत्साह दिख रहा है। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर बप्पा आए हैं। एक्ट्रेस ने बड़ी ही धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया और घर में बप्पा की मूर्ति स्थापित की है। तस्वीरें देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ शिल्पा बप्पा को लेने मार्केट गई थी। अब इस तस्वीर को देखिए जो पुरी के समुद्र तट की है। यहाँ सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने स्टील के कटोरे के टुकड़े से भगवान गणेश की रेत की मूर्ति बनाई और गणेश चतुर्थी के मौके पर विश्व शांति की प्रार्थना की। और इसके साथ ही पूरे देश के लिए भी आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नए संसद भवन का भी आज गणेश उत्सव ही एक तरीके से आप कह लीजिए, क्योंकि आज से सभी जितने भी सांसद हैं वो नए संसद भवन में बैठ करके, यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत आज से नए संसद भवन में लगेगी। जी हाँ, सवाल ये उठता है कि आज का शेड्यूल क्या रहने वाला है, यानी पुरानी संसद से नए संसद भवन में सांसद कब जाएंगे, कब बैठेंगे, कार्यवाही कितने बजे से जो है वो शुरू होगी और आज नए संसद भवन में और क्या कुछ होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा कि क्या क्या आज शेड्यूल रहने वाला है। देश की संसदीय कार्यवाही आज से नई संसद में होगी। आज गणेश चतुर्थी के दिन से ही इस नए भवन का भी श्री गणेश होने जा रहा है। इस खास दिन का पूरा शेड्यूल भी सामने आ गया है। सबसे पहले आज सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल के सामने फोटो सेशन होगा। इसके बाद 11 बजे से नई संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि नए संसद भवन में आज होने जा रहे विशेष कार्यक्रम के दौरान क्या क्या होगा। मसलन आज सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद मेनका गांधी, राज्यसभा शिबू सोरेन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी बात रखेंगे। बताते चलें कि मेनका गांधी लोकसभा में सबसे ज्यादा समय सांसद के तौर पर रहने की वजह से सेंट्रल हॉल में बोलेंगी, तो वहीं मनमोहन सिंह राज्यसभा में सबसे लंबे समय से सांसद होने के नाते बोलेंगे। इसके अलावा शिबू सोरेन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा सांसद रहे हैं, इसलिए उन्हें भी सेंट्रल हॉल में बोलने का मौका मिला है। नई संसद में संबोधन का ये कार्यक्रम 11 बजे से 12:35 तक चलेगा। इसके बाद नए संसद भवन में 1:15 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो वहीं 2:15 बजे से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अभी तक की तैयारी के मुताबिक पीएम मोदी संविधान की कॉपी लेकर पैदल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जाएंगे और सभी सांसद उनके पीछे पैदल पुराने संसद से नए संसद जाएंगे। दरअसल इन दिनों 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र चल रहा है। इस सत्र का पहला दिन कल पुराने संसद भवन में हुआ, तो वहीं आज से संसद की कार्यवाही
नए भवन में होने जा रही है। और कल से संसद का विशेष सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। कल के दिन जो सांसद हैं वो पुरानी संसद की इमारत में बैठे थे और आज से नई संसद भवन में जो है सांसद बैठेंगे। यहाँ कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो ये मिल रही है कि कल शाम मोदी कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, तो क्या आज संसद में हो सकता है कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाए? और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि इससे पहले अभी तक इस पर बात नहीं बन पाई। तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि जो अब तक नहीं हुआ वो कहीं मोदी सरकार में हो? देखिए रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है महिला आरक्षण बिल। सूत्रों की माने तो संसद के विशेष सत्र के शुरू होते ही मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक कल शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई और सूत्रों की माने तो आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इसे व्यापक चर्चा के बाद कल यानी बुधवार को पास करवाया जाए। इस बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार का अभिनंदन। हालांकि प्रहलाद पटेल ने बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। इधर बीआरएस नेता की कविता ने भी इस बिल को लेकर खुशी जाहिर की। के पूरे महिलाओं को और देशवासियों को सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत हिस्टोरिक स्टेप है। महिला आरक्षण पार्लियामेंट में और असेंबली में मिलने से हमारी लोकतंत्र भी बहुत मजबूत हो सकती है। अभी ये बिल संसद के पटल पर नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस पार्टी भी महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त समर्थन देने की बात कह रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और लिखा है कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। टीएमसी ने भी महिला आरक्षण बिल पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है और इसका जिम्मा उठाया है शत्रुघ्न सिन्हा ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये चर्चा हो रही है, मैं कहूँगा देर से हो रही है, मगर दुरुस्त हो रही है। इस चर्चा इसके रिजर्वेशन बिल पे मेरा ख्याल है सबसे पहले हमारी नेता या नेत्री ममता बनर्जी ने ही आवाज उठाई थी और काफी हंगामा भी हुआ था। खैर, सियासत अपनी जगह और सच्चाई अपनी जगह। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक HD देवगौड़ा की सरकार के समय 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। तब से लेकर अब तक ये बिल 27 सालों से ज्यादा समय से लंबित है। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। तो वो वाराणसी का दौरा करते रहते हैं, लेकिन इस बार जब वो वाराणसी गए तो वो स्कूल में पहुंच गए और वहां पर स्टूडेंट्स की पाठशाला ली। चलिए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस बार वाराणसी क्यों गए और स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं से उन्होंने क्या बातचीत की, इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। हम आपको सीएम योगी के इस दौरे के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें वाराणसी के करसड़ा की हैं, जहां स्थित अटल आवासीय विद्यालय में सीएम योगी पहुंचे और छात्रों के बीच यानी कि क्लासरूम पहुंचकर देखिए क्या करते नजर आ रहे हैं। साइन बोर्ड पर लिखने के दौरान मुख्यमंत्री योगी टीचर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो छात्रों से काफी घुल मिल भी रहे हैं। उन्होंने छात्रों से खूब मन लगाकर पढ़ने की बात कही, साथ ही उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता की भी जानकारी ली। चलिए अब सीएम योगी की इस दौरे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल 23 सितंबर को अपनी लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं। वो काशी के गंजारी और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी इसके लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और रात में ही लखनऊ लौट आए। बिहार के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से विवादों में हैं। पहले तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बार श्री राम को लेकर उनके बिगड़े बोल सामने आए। जी हाँ, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, श्री राम जी को लेकर के क्या बयान दिया कि वो राम भक्तों के निशाने पर आ गए, आप भी सुनिए।
हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। ये हैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, जो इन दिनों अपने कामों से नहीं बल्कि विवादित बयानों से ज्यादा सुर्खियों में हैं। मानो इन्होंने विवादित बयान देने के लिए डिग्री हासिल कर ली है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम उनके सपने में आए और कहा कि चंद्रशेखर तुम मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। आप भी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए कि उन्होंने आखिर क्या कहा। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बयान तो सिर्फ ट्रेलर था। आगे बोलते हुए मंत्री ये तक कह गए कि भगवान राम ने जब सबरी के जूठे बेर खाए थे तभी से कुपित हो गए थे और उसी वक्त से जाति व्यवस्था लोगों में दिखने लगी। भगवान राम जी मेरी समझ है, मैं शिक्षक हूँ, कि जाति व्यवस्था से कुपित थे। वो समझे होंगे कि भाई हम अगर खा लेंगे तो दुनिया खाने लगेगी, मगर भगवान जी को लोग अकेले छोड़ दिया। उनका आचरण करता नहीं है, उसका कर्म करता नहीं है, खाली धूप बत्ती तो दिखाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर अपना बेतुका बयान दे चुके हैं। तब चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की तुलना बेहद खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से की थी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। इतना ही नहीं, इसे लोगों को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। और एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 7:55 पर जरूर देखें फ्रेश एंड फास्ट में आज क्या है आपके लिए खास। लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें आगे भी जारी है।